अंदर मैं ही पहले जागती थी। बच्चे अब हो चुके थे, मेरी बेटियां थीं, बेटियां, मेरे शौहर वो बाद में जागते थे और मैं पहले जागती थी। और उसी तरह मैं पहले जाग गई और जैसे मेरी आंख खुली तो वो रात का ख्वाब नहीं, वो जो आमना आमना पुकार के मुझे जगाया गया और उसके बाद कमीज़ का जो मंज़र दिखाया गया था, और उसी वक्त वो जैसे बात याद आई, मैं अपने बिस्तर से उठी और सीधा ज़मीन की तरफ गई कि कमीज़ को उठाऊं और ऊपर लटका दूं। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे ज़मीन पे देखा तो कोई भी कमीज़ ज़मीन पे नहीं थी, कमीज़ अपनी जगह पे मौजूद उसी तरह लटकी हुई थी। लेकिन वो तो बहुत अच्छी तरीके मुझे याद था, मैं नींद में नहीं जाग के मैंने देखा था कि कमीज़ के अंदर भी कोई था जो बाजू पहने हुए हवा में तैर रहा था, हवा में लहरा रहा था, उसके कॉलरों के बीच में भी ब्लैक ब्लैक सा कुछ था। तो इसका मतलब है वो कमीज़ नहीं गिरी थी, कोई था जिसने मुझे अपना आप क्लियर महसूस कराया था। खैर, दिन फिर से गुजरना शुरू हो गए कि फिर एक दिन मैं उठी, किचन की तरफ गई बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, कि उसी लम्हे मेरी बेटी की आवाज़ आई। रात को हम लोग सोए थे, बिल्कुल सारे बच्चों को पहले मैंने सुनाया कमरे में, फिर शौहर सो गए, मैं भी सोई, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था कमरे के अंदर। लेकिन मेरी बेटी ने जिस तरह मुझे आवाज़ दे के अम्मी अम्मी कह के बुलाया था, मैं चौंक गई कि जिस तरह बेटी ने कुछ देख लिया हो, बेटी डर सी गई हो, उसकी आवाज़ में घबराहट थी। और मैं जल्दी से किचन से निकली और सीधा कमरे के अंदर गई। मैंने कमरे के अंदर देखा तो हमारी एक दीवार, पूरी की पूरी दीवार मक्खियों से भरी हुई थी। और उसको मेरी बेटी देख के हैरान हो गई थी। तभी उसने मुझे आवाज़ दी थी। एक छोटी मक्खी होती है, एक बड़ा सा मक्खा टाइप सा होता है, बड़ी साइज़ की होती है, वो कभी कभी एक नज़र आती है। ऐसी बड़ी बड़ी सी मक्खियाँ थी, उन्होंने पूरी दीवार को छुपा रखा था। इतनी ज़्यादा, एक हिस्से पे, पूरे कमरे में नहीं, दीवार के इतने हिस्से में मक्खियाँ ही मक्खियाँ थीं कि दीवार नज़र ही नहीं आ रही थी, दीवार छुप गई थी उन मक्खियों की वजह से। कमरे के अंदर जाली लगी हुई थी खिड़की के आगे, मक्खियां वहां से आ नहीं सकती थीं। और रात को जब हम सोए थे, आखिरी सोने वाली मैं थी, उससे पहले जब बच्चे को मैं सुला रही थी, ये दीवार बिल्कुल क्लियर थी और कोई रास्ता भी नहीं था इन मक्खियों के आने का। और सुबह ही सुबह जब मैं उठ गई तब भी दीवार में कुछ भी नहीं था, सब क्लियर था, मेरी बेटी भी देख चुकी। लेकिन मैं या किचन में गई हूं और पीछे एकदम से दीवार भर गई है, तो ये आई कहां से है? मैं समझ गई थी, लेकिन मैंने बेटी से कहा मेरी कि ये परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आ जाती होती है मक्खियाँ, है ना, कहीं से आ गई हैं, परेशान मत हो, तुम बाहर जाओ, मैं इनको निकालती हूँ। मैंने झाड़ू उठाया और झाड़ू उठा के मारना शुरू कर दिया। उनमें मर मर के मक्खियाँ नीचे गिरना शुरू हो गई और कुछ उड़ना शुरू हो गई तेज़ी के साथ। कमरे में गोल गोल चक्कर लगाना शुरू हो गई। अब उस कमरे में मेरी बेटी नहीं थी, मैं अकेली थी, और वो गोल गोल चक्कर लगा रही थी। वो बाहर जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी मुझे नहीं पता। एक झाड़ू उठाए जनूनी से अंदाज में मैं उनको मारती जा रही। I tolerate no invaders! Yeah! Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All units deployed! Need assistance? Okay! Unstable network.
Words are meaningless. Now forth with your fist. Slain. You have slain an enemy. No mana. Retreat. The labyrinth shall never fall. Slain an enemy. I always fulfill my contract. Has been slain. Gather up the turtle! Attack the turtle. मैंने कमरे को जैसे कैसे साफ़ किया, जो कुछ मर गई उनको मैंने साफ़ करके कूड़ेदान में डाला और फिर मैं हाथ धो के बच्ची को नाश्ता बनाने के लिए चली गई। मैंने नाश्ता बनाया, बच्ची को महसूस नहीं होने दिया, उसको स्कूल में भेज दिया और फारिग होने का इंतज़ार करती रही कि फारिग हों और मैं कारी साहब को बताऊं कि ये क्या माजरा हुआ है। कारी साहब को फ़ोन किया, उनसे रब्ता हुआ, जब उनको सूरत हाल बताई तो एक लम्हे में समझ गए। बोले वो बड़ी बड़ी मक्खियाँ तो नहीं थीं। मैंने कहा हाँ कारी साहब, वो सारी की सारी बड़ी बड़ी मक्खियाँ थीं। कहते हैं इसका मतलब है जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक उस घर में बेइंतहा जादू मौजूद है, तोड़ करना होगा, इतनी जल्दी ये जादू ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत ही शदीद किस्म का काला जादू है। उन्होंने मुझे उस वक्त हरमल और कुछ और चीज़ें दी। उन्होंने कहा वो फ़र्श जहाँ पे वो गिरी थी उस फ़र्श को धो, पूरे कमरे की सफाई करो, दीवारों पे छींटे मारो, घर का जो मेन दरवाज़ा है जिससे दाखिल होते हैं उस मेन दरवाजे के फ़र्श को भी साफ़ करो। और उन्होंने मुझे काफ़ी जलाने को, पढ़ने को, पानी से धोने को चीज़ें सारी समझा दी कि जाके ये सारी चीज़ें करो ताकि इस जादू का असर कम हो। मैंने वैसा ही किया, जो कुछ उन्होंने मुझे दिया था मैंने सब वैसा ही किया। मेरे शौहर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे, बीमार से बीमार होते जा रहे थे। वही मेरे देवर जो जादू टोना भी करते थे, अमलियात करते थे, वहीं किसी बाबे के पास गए, उनका उस्ताद था क्या, उनको अच्छे खासे पैसे भी दिए और उनसे बेरी के पत्ते ले आए। उन बेरी के पत्तों के साथ कुछ लिखा हुआ सा था और उन्होंने कहा था कि ये बेरी के पत्ते पानी में डालने हैं और पानी से इनको नहलाना है, इस अंदाज में नहलाना है कि पानी कतरा भी नीचे ना गिरे, एक टब के अंदर बैठ जाए और सारा पानी टब के अंदर ही रहे, पानी नहीं गिरना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अच्छे खासे वो पैसे दे के आए थे। मैंने बेरी के पत्ते और उनके साथ जो कुछ और लिखा हुआ था उनको एहतियात के साथ रखा, एक टब के अंदर पानी भरा और उसके अंदर वो बेरी के पत्ते रखे। अब मुझे एक हाथ से पानी गिराना था शौहर के ऊपर, उनको नहलाना था, और एक हाथ से शौहर को पकड़ना भी था, क्योंकि अब वो अपना काम काज भी छोड़ चुके थे। वो जो दूसरा काम करते थे बड़ी मुश्किल से होता था, वो लेटे रहते थे, वो बीमार होना शुरू हो गए थे। जादू का जब से उनका मामला हुआ था तो उनका काम काज छूट गया था, वो ज़्यादा बीमार ही रहने लगे थे। पहले मैं सास को संभालती थी, अब मैं अपने शौहर को भी संभाल रही थी। कि वहीं पे मैंने एहतियात की, जिस तरह समझाया गया था बिल्कुल वैसे एहतियात करके मैंने अपने शौहर को नहलाती रही। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ गिलास था किसी ने इस अंदाज में मेरे हाथ को मरोड़ा जैसे वो गिलास को उलट दिया गया हो। वो पूरा भरा हुआ जो पानी था उसी लिखी हुई चीज़ों के ऊपर गिर गया, इस अंदाज में कि जिसका एक कतरा भी नहीं नीचे गिरना चाहिए था। वो पूरा का पूरा गिलास उसके ऊपर गिर गया और वो जो अमल हो रहा था उसका असर ज़ाइल हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि पानी तो नीचे गिराना ही नहीं चाहिए था और किसी ने हाथ को इस अंदाज में मोड़ा था कि वो पानी गिरा ही उन पत्तों के साथ उस लिखी हुई इबारत के ऊपर जो ख़राब हो गई। उसका वो नीला स्याही जो थी, जिस नीली स्याही से उनको लिखा गया था, वो सारी फैल गई और यूं वो काम ख़राब हो गया। लेकिन वो पहला काम थोड़ा था जो ख़राब हो रहा था, वहाँ पे तो हालात ये हो रहे थे उस घर के अंदर कि अगर हम कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता, उस बल्ब को लगाते तो अगले दिन वो फिर से फ्यूज़ हो जाता। फिर हमारे कमरे का जो पंखा था वो पंखा जल गया। नया पंखा लेके आए, उसको लगाया, अगले दिन देखा तो वो भी जल चुका था। मैं
कुछ भी करने की कोशिश कर रही थी, हर काम के अंदर रुकावट आ रही थी। यहां तक कि वो मैंने इतनी मुश्किलों से मेहनत करके जो नहलाने वाला काम किया था वो भी खराब हो गया था। हर काम खराब होता जा रहा था और घर वाले अब ये कहना शुरू हो गए थे, आपकी वजह से हो रहा है। जो कुछ भी खराबी हो रही है, जो कुछ भी चीज़ें सड़ रही हैं, जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, ये सब इसकी रीज़न आप हो। अगर कोई वॉशिंग मशीन पे कपड़े भी धो रहा होता और मैं कपड़े धोने के लिए आगे बढ़ती तो मुझे बिल्कुल पीछे हटा देते, भाभी पीछे पीछे पीछे, ये मशीन भी सड़ जाएगी आपकी वजह से। हम नहीं चाहते कि हमारी ये मशीन सड़ जाए। किसी ने नलका खोला हुआ है और पाइप से पानी लगा रहा है तो मैं आगे बढ़ी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नलका भी खराब हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि ये नलका खराब हो। क्योंकि घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सब जिम्मेदार मुझे समझ रहे थे कि उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जबकि वही देवर जिनको मैं अपने ख्वाब सुनाती रही थी, बताती रही थी, वो खुद कहते थे भाभी आप पे जादू है, शदीद किस्म का जादू है। वही मुझे कहते थे कि मेरे भाई पे भी शदीद जादू है। तभी वो 20-40,000 50,000 या 20,000 जितना भी एक रकम उन्होंने कही है वो दे के बाकायदा बेरी के पत्ते और लिखे हुए तवीज़ भी इसी बात पे लेके आए थे कि इनके ऊपर शदीद जादू हुआ है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर से कमज़ोर होते गए, लागर होते गए हैं और इस वक्त बिस्तर पे आ गए हैं कि मूव भी नहीं हो सकते जादू की वजह से। वो देवर भी अब मुझे कहता था कि भाभी मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। वही देवर जो मेरे ख्वाब सुन के कहता था और दम करता था, वो भी नहीं किसी बात को समझ पा रहा था। अब इस घर की सबसे मनहूस चीज़ मुझे समझा जाता था, जबकि कारी साहब बता चुके थे कि तुम्हारे ऊपर शदीद जादू है। क्योंकि एक दफ़ा ख्वाब के अंदर मैंने देखा भी था कि मुझे दिखा दिया गया था, ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि जिसने जादू मेरे ऊपर किया है वो कोई और नहीं, मेरी देवरानी है। एक देवरानी का कमर मुझे नज़र आई थी, उसके बाल नज़र आए थे और मेरा दिल वहाँ ख्वाब में कह रहा था इसका मुंह दिखाओ। हाँ मुझे पता लग गया है यही है वही जादूगरनी जो मेरे ऊपर जादू करती है, मुझे इसका मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। और उसका मुंह घुमा दिया गया था और जब मैंने सामने देखा था कोई और नहीं, मेरी देवरानी थी। लेकिन मैं अगर ये बात कहती तो मैं फिर से मुझे घर से निकाल दिया जाता कि मैं क्या कह रही हूँ। ख्वाब में तो मुझे क्लियर दिखाया गया था लेकिन मैं खामोश रही और मैं उस खामोशी के साथ घर में वक्त को गुजारा कर रही थी कि एक दिन मेरे शौहर को अस्पताल लेके जाना था। मेरा देवर घर में आया और बोला भाभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर रक्षा लेके आता हूँ, इसको अस्पताल लेके चलते हैं। मेरे भाई बाहर से एक रक्षा करके आए, देवर रक्षा करके आए और यूं उन्होंने और मैंने सहारा दे के अपने शौहर को उठाया और हम तीनों जाकर रक्षे के अंदर बैठ गए। तीनों कमज़ोर, शौहर भी मेरे कमज़ोर, मैं भी कोई इतनी सेहतमंद नहीं, कमज़ोर से हूँ, मेरे देवर भी कमज़ोर से हैं। तो 3 बंदे रक्षे में बैठेंगे कोई बड़ी बात नहीं होती। हम तीनों रक्षे में सवार हो गए। रक्षा पहले से ही स्टार्ट था, रक्षे का ड्राइवर रक्षे में बैठा हुआ था। तो जब हम बैठ चुके तो कहते चलें, हमने कहा चलें। जैसे ही उसने रक्षा आगे बढ़ाया तो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो थी, इतनी स्लो कि मेरा देवर बोल पड़ा कि क्या हुआ है भाई, कुछ तो थोड़ा सा तेज चला लो, इससे तो जल्दी हम पैदल पहुंच जाएंगे। तो रक्षे वाला बोला है भाई पता नहीं क्या हुआ है, मेरा रक्षा चलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा खराबी कभी आई नहीं है इसके अंदर। मैं जितनी भी रेस दे रहा हूँ, पूरी रेस मैंने दी हुई है, लेकिन रक्षा इतना स्लो चल रहा है कि मैं खुद भी परेशान हूँ। क्योंकि इससे पहले जब हम बैठे थे और रक्षा चल पड़ा था और जब मेरा देवर बोला था रक्षे वाले से कि यार ज़रा तेज़ चलाओ, उससे पहले ही मुझे महसूस हो गया था रक्षा बहुत भारी हो गया है। ऐसा लगता है हम रक्षे पे सिर्फ 4 लोग सवार नहीं है, 3 पीछे बैठे हुए, आगे एक ड्राइवर, बल्कि किसी और वज़नी, इंतहाई वज़नी चीज़ ने रक्षे के ऊपर अपना वजन डाल दिया है, जिसकी वजह से मुझे क्लियर महसूस हो गया था रक्षा बहुत भारी हो गया है। और मेरा देवर जब बोला कि यार तेज़ चलाओ तो उसने कहा यार मैं तो खुद हैरान हूँ, भारी हो गया रक्षा, चल ही नहीं रहा। लेकिन जैसे कैसे करके उस रक्षे पे हम अस्पताल तो पहुँच गए और जैसे ही उसने हमें उतारा उस रक्षे से, पेमेंट वगैरह की, तो हमारी आंखों के सामने इतनी तेज़ी से वो रक्षा चला के गया जैसे रक्षे के अंदर कोई मसला ही नहीं था। अगर उसके अंदर ख़राबी होती या मसला होता तो अभी भी वो उसको आहिस्ता आहिस्ता चला के जाता, लेकिन उसी लम्हे हमने देखा तेज़ी के साथ चलाता हुआ वो उसको आगे ले गया।
तो बात क्लियर हो गई थी। जो मुझे पता था कि रक्षा किस वजह से भारी हुआ था। मेरे ख्वाबों का सिलसिला अभी तक जारी था।